साथियों, आप सभी का विजय आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरंदरदास, जिन्हें कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। तो देखते हैं कि यह हाल ही में चर्चा में क्यों आए हैं। तो हाल ही में हुआ क्या है कि पुरातत्व, विरासत एवं संग्रहालय विभाग, यदि इसको इंग्लिश में कहें तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी, हेरिटेज एंड म्यूजियम ने कर्नाटक के तीर्थहल्ली तालुका के अरगा ग्राम पंचायत के केशवपुरा में अनुसंधान कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। अब यह अनुसंधान कार्य किया क्यों जा रहा है, तो इस शोध का जो उद्देश्य है वो पुरंदर दास के जन्म स्थान के बारे में स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य का पता लगाना है, जिन्हें कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था। तो चूंकि इनके जन्म स्थान को लेकर के विवाद है, कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, कुछ लोगों का मानना है कर्नाटक में। तो इसीलिए यह शोध कार्य किया जा रहा है तथा पुरंदर दास के जन्म स्थान संबंधित रहस्य को सुलझाने के लिए राज्य सरकार अर्थात कर्नाटक राज्य सरकार ने कन्नड़ विश्वविद्यालय हम्पी को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था। अब हम लोग सबसे पहले पुरंदर दास के बारे में बात कर लेते हैं। तो पुरंदर दास, जिनका जन्म जो है 1484 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 2 जनवरी 1564 में हम्पी में होती है। हम्पी अर्थात कर्नाटक में होती है। तो कर्नाटक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है और ये भगवान कृष्ण के महान भक्त तथा वैष्णव कवि, संत एवं समाज सुधारक थे। ये द्वैत दार्शनिक संत व्यास तीर्थ के शिष्य थे और कनक दास के समकालीन थे। इनके गुरु व्यास तीर्थ ने एक गीत जिसका नाम था दसरेंद्र पुरंदर दारा सराय, इस गीत में इन्होंने पुरंदर दास की व्याहिमा का व्याख्यान किया हुआ है। तथा यदि इनके समकालीन जो कनक दास थे, इनकी बात करें तो कनक दास, जिनका जन्म 1509 में हुआ था और मृत्यु 1609 में होती है, अर्थात पूरे 100 साल जीते हैं। तो कनक दास कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार, कवि, दार्शनिक और संत थे। इन्हें कर्नाटक संगीत के लिए कन्नड़ भाषा में रचित रचनाएं, कीर्तनाश और उगा भोग के लिए जाना जाता है। अब फिर से बात कर लेते हैं पुरंदर दास की। तो पुरंदर दास जो है एक संगीतकार, गायक और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत अर्थात जिसको हम लोग कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं, इसके मुख्य संस्थापकों में से एक रहे हैं तथा इनके द्वारा प्रारंभ की गई हरिदास परंपरा मतलब कि भगवान हरि या कृष्ण का सेवक। तो हरिदास परंपरा शुरुआत करने से पहले पुरंदर दास जो थे ये एक अमीर व्यापारी थे और इन्हें श्रीनिवास नायक के नाम से जाना जाता था। नायक यहाँ पर टाइटल है। अब जो जन्म स्थान संबंधी जो विवाद है, उस विवाद को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इतिहासकार बताते हैं कि पुरंदर दास का जो जन्म है वह मलनाड का है, कर्नाटक में। तो मलनाड में हुआ था और उनको मिली जो नायक की उपाधि, इनके नाम में श्रीनिवास नायक। तो नायक की उपाधि का श्रेय विजयनगर साम्राज्य को जाता है, क्योंकि विजयनगर शासन के दौरान नायक की उपाधि मलनाड के धनी व्यापारियों सहित स्थानीय प्रभावशाली लोगों को दी गई थी। वहीं पुरंदरा विट्ठला जो उनकी रचनाओं का नाम है, जिसके कारण यह व्यापक रूप से माना जाता था कि रहस्यवादी कवि का जन्म जो है महाराष्ट्र के पुरंदरगढ़ में हुआ था। तो इसलिए इनका 2 स्थानों को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर के विवाद है। तथा इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर शासन के दौरान मलनाड में अरगा एक मुख्य व्यवसायिक केंद्र था, जिसका संबंध कवि पुरंदर दास से था। और केशवपुरा, जहाँ पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, केशवपुरा के आसपास के क्षेत्रों के नामों को यदि देखें तो बर्थेपुरा, विट्ठल नागुड़ी, दसान गड्ढे का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया जाता था कि ये स्थान वैष्णव परंपरा से प्रभावित व्यापारी समुदाय से संबंधित रहे हैं तथा पुरंदर दास की रचनाओं में प्रयोग किए गए कई शब्दों का उपयोग जो है मलनाडवासी अपने समय के दैनिक जीवन में किया करते थे। तो इस तरह से पुरंदर दास के जन्म स्थान के बारे में रहस्य को सुलझाने के लिए कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ विश्वविद्यालय हम्पी को एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया था और इस समिति ने इस अनुसंधान कार्य को और टाइम के लिए बढ़ाने की बात कही है। अब हम लोग थोड़ा सा यह जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, विशेषता कर्नाटक संगीत की। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 अलग अलग शैलियों का विकास हुआ है। इसमें से एक है हिंदुस्तानी संगीत। इसका जो है प्रसार हुआ भारत के उत्तरी भागों में, इसका अभ्यास किया जाता है। जबकि कर्नाटक संगीत की बात करें तो इसका भारत के दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है। हालांकि दोनों प्रकार के संगीत की ऐतिहासिक जड़ें जो हैं वो भरत मुनि थे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पाई जाती हैं, परंतु इनमें 14वीं सदी में जाकर के विलगा हो जाता, मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं।
ये दोनों शब्द अर्थात हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत पहली बार हरिपाल की संगीता सुधाकर में उभरे हैं, जो 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अब हम लोग थोड़ा सा कर्नाटक संगीत के बारे में बात करते हैं। तो कर्नाटक संगीत यह शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है तथा कर्नाटक शाखा उस संगीत का सृजन करती है जिसे पारंपरिक सप्तक में बनाया जाता है। कर्नाटक संगीत कृति आधारित होता है। अभी देखते हैं कि कृति क्या होती है, पहले इसको देख लें। तो कर्नाटक संगीत कृति आधारित होता है और साहित्य या संगीतात्मक खंड के गीत की गुणवत्ता पर अधिक बल देता है। तथा ये जो कृति आधारित जो हमने यहाँ पर कहा, तो कृति का मतलब क्या है? कृति का मतलब है निश्चित राग और नियत ताल या तालबंद चक्र में विकसित संगीतमय गीत जो होता है वो क्या कहलाती है? कृति कहलाती है। और कर्नाटक संगीत के अंतर्गत अधिकतम रचनाएं हिंदू देवी देवताओं को संबोधित की जाती हैं। तथा यदि तमिल भाषा में कर्नाटक का आशय देखें तो तमिल भाषा में कर्नाटक का जो आशय है वह प्राचीन, पारंपरिक और शुद्ध से है। तथा कर्नाटक संगीत की कई सारी विधाएं हैं, तो जो मुख्य विधाएं हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं, उनके नामों को देखते चलते हैं, बहुत विस्तार में बात नहीं करेंगे। जैसे कि अलकारम, इसके अलावा लक्षण गीतम, आगे देखें तो स्व राजाति अलापानम, इसके अलावा आपका कलाकृति पल्लवी है। और फिर इसके बाद तिल्लाना, तो तिल्लाना को देख लीजिए। तिल्लाना क्या होता है? तिल्लाना में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है और इसमें लय की प्रधानता होती है और इसमें प्रयुक्त निरर्थक शब्दों को क्या कहते हैं? चोल्लू केट्टू कहते हैं, चोल्लू केट्टू कहते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो विधाएं हैं कर्नाटक संगीत की उसमें शामिल है पदम, जवाली। तो ये पदम या जवाली जो है ये गायन शैलियाँ जो हैं उत्तर भारतीय संगीत की विधाएं जैसे कि ठुमरी, टंपा गीत आदि से मिलती जुलती हैं। इसके अलावा भजनम है तथा रागमालिका, तो ये इसकी कुछ विधाएं हैं। तो कर्नाटक संगीत जो है यह सामान्यतः मृदंगम जो है वाद्य यंत्र होता है, तो मृदंगम के साथ गाया जाता है और मृदंगम के साथ मुक्त लय में मधुर तात्कालिकता का जो खंड होता है उसे क्या कहते हैं? थानम कहलाता है। लेकिन वह खंड जिनमें मृदंगम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें रागम कहा जाता है। तो जहाँ मृदंगम की आवश्यकता होती है उसे थानम कहते हैं, जहाँ मृदंगम की आवश्यकता नहीं होती उसे रागम कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं जो हिंदुस्तानी संगीत शैली है और जो कर्नाटक संगीत शैली है, इन दोनों में समानताएं क्या हैं। तो दोनों ही शैलियों में शुद्धतः विकृत कुल 12 स्वर लगते हैं तथा दोनों शैलियों में शुद्धतः विकृत स्वरों से थाट या मेल की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा दोनों शैलियों में जन्य जनक का सिद्धांत दोनों ही शैलियाँ स्वीकार करते हैं और दोनों ने संगीत में सुर ताल के महत्व को स्वीकार किया है। इसके अलावा दोनों के गायन में जब गायन प्रारंभ होता है तो आलाप तथा तान का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हम विषमताओं की बात करें कि इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, तो कर्नाटक संगीत जो है यह समरूप भारतीय परंपरा का है, मतलब एक तरीके से यह शुद्ध रूप है, जबकि जो हिंदुस्तानी संगीत है एक विषम भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो हिंदुस्तानी संगीत पे इस पे विदेशी जो संगीत का है उसका भी प्रभाव है, क्योंकि जो विदेशी उत्तर भारत में आए हैं उनका भी जो है प्रभाव इस हिंदुस्तानी संगीत पर पड़ा हुआ है। तथा हिंदुस्तानी संगीत में लखनऊ, जयपुर, किराना, आगरा आदि जैसे विभिन्न घराने, वहीं कर्नाटक संगीत में इस तरह के घराने नहीं मिलते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत में 6 प्रमुख राग होते हैं जबकि कर्नाटक संगीत में 72 राग होते हैं। इसके अलावा यदि वाद्य यंत्रों की बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत में मुख्यतः तबला, सारंगी, सितार और संतूर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत में मुख्यतः बीड़ा, मृदंगम और मैंडोलियन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे चलते हैं अगले की तरफ। तो अगला है टिड्डियों का शहरी क्षेत्रों में आगमन, जिससे वर्तमान में यह काफ़ी चर्चा में रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि फसलों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली टिड्डियों का जो पिछले कुछ दिनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में इनका देखा जाना काफ़ी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों में भी पहुंच गए हैं। तो हुआ क्या कि मई के शुरुआती दिनों में ही पाकिस्तान से होते हुए टिड्डियों का जो आगमन है वो राजस्थान की तरफ होने लगा था तथा मानसून से पहले आगमन होने की वजह से इनके मार्गों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों जहां भोजन व आश्रय न मिलने के कारण ये टिड्डियां हरी वनस्पति की तलाश में राजस्थान की तरफ बढ़ती गईं। चूँकि ये क्या होते हैं, ये मानसून के बाद इनका आगमन होता है, पर इस बार क्या हुआ है कि ये मानसून के पहले ही इनका आगमन हो गया है। चूँकि ये राजस्थान की तरफ से आ रहे हैं तो मानसून हुआ नहीं तो अधिकतर जगह क्या सूखाग्रस्त, तो इनको न भोजन नहीं मिल पाया और ना ही आश्रय मिल पाया। तो इसकी वजह से ये क्या है आगे बढ़ते गए और ये शहरों तक पहुँच गए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन अर्थात
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टिड्डियाँ जो हैं ये भोजन की तलाश से शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको पहले जो है भोजन या आश्रय कहीं नहीं मिल पाया है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो टिड्डियों का जो पूर्वागमन हुआ है, मतलब समय के पहले ही, जो मानसून के बाद ही आती थी, अब इस बार मानसून के पहले आ गई, तो उसका रीज़न क्या है? तो इसके कई कारण बताए गए हैं, जैसे कि मई और अक्टूबर 2018 में आया जो आपका दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में मेकुन और लुबान नामक चक्रवाती तूफान आए थे। इन मेकुन और लुबान चक्रवाती तूफान की वजह से क्या हुआ था, दक्षिणी अरब प्रायद्वीप के बड़े रेगिस्तानी इलाके में इतना पानी बरसा कि वो झीलों में तब्दील हो गया। अब जब वहाँ झीलों में तब्दील हो गए तो वहाँ पर घास फूसें उगी। तो इस घटना के कारण यहाँ पर भारी मात्रा में टिड्डियों का प्रजनन हुआ, क्योंकि ये एक तरीके से इनके प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ पर पैदा हुई। उसके बाद नवंबर 2019 में पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों ने भारी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाया। पूर्वी अफ्रीका जैसे कि सोमालिया हो गया, केन्या है, इथोपिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है, ये सब पूर्वी अफ्रीका के देश हैं। तो यहाँ पर इन टिड्डियों ने काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से सोमालिया में वहाँ पर इस टिड्डियों से होने वाले नुकसान की वजह से वहाँ पर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया इन टिड्डियों के हमले को। इसके साथ ही पूर्वी अफ्रीका में भारी वर्षा होने के कारण इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब जब जनसंख्या में इनकी वृद्धि हुई, इसके बाद ये दक्षिणी ईरान और पाकिस्तान की तरफ चलती गई। अब ये पाकिस्तान से होते हुए अब भारत में प्रवेश कर गई हैं। तथा जो टिड्डी चेतावनी संगठन है, टिड्डियों को इंग्लिश में कहते हैं लोकस्ट कहते हैं, तो यह जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, या शॉर्ट कहें LWO, इसके अनुसार भारत में बड़ी समस्या तब होगी जब टिड्डियों की प्रजनन संख्या में वृद्धि होगी। अभी भारत में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, क्यों? क्योंकि चूँकि जो गेहूं वाली फसल, धान वाली फसल थी, वो कट चुकी है। तो फसल हमारी जो है वो कट चुकी है, इसलिए फसलों को नुकसान होने की उतनी बड़ी समस्या नहीं है। परंतु हाँ, महाराष्ट्र में जो इसके संतरे के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि उनके वृक्षों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। परंतु यदि आगे चल करके इनकी प्रजनन की संख्या, मतलब प्रजनन होता है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, तो वो भारत के लिए एक समस्या बन सकती है। क्यों? क्योंकि जो मादा टिड्डी होती हैं 3 महीने के जीवन चक्र के दौरान 80 से 90 अंडे तक देती हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टिड्डी के बारे में, जिसे लोकस्ट कहते हैं। तो जो टिड्डी होती है, ये एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं, जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। अतुलनीय क्षमता मतलब ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चले जाती हैं और ये फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां इनकी हैं। तो रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। इनमें से जो रेगिस्तानी टिड्डी होती है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और विनाशकारी होती हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा नुकसान यही पहुँचाती हैं। और इस टिड्डियों के बारे में और चीज़ें देखें तो सामान्य तौर पर ये जो टिड्डियाँ होती हैं, प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं, तथा साथ ही ये 40 से 80 मिलियन टिड्डियाँ जो हैं, यदि 1 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र लेंगे तो उसमें 40 से लेकर के 80 मिलियन तक टिड्डियाँ हो सकती हैं, मतलब समायोजित हो सकती हैं इतनी बड़ी मात्रा में। तथा भारत में आमतौर पर जुलाई और अक्टूबर के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इस बार तो पहले आ गए, वरना नॉर्मली ये लोग जुलाई और अक्टूबर के महीनों के आसपास दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होती है, क्योंकि मानसून आ चुका होता है, तो उसके मानसून वाला पीरियड चलता है, तो गर्मी और बारिश दोनों का मौसम जो है इनके लिए काफ़ी अनुकूल होता है। तथा यहाँ पर एक तथ्य और याद रखिएगा कि वर्ष 1993 में जब इन टिड्डियों का हमला हुआ था या प्रकोप पड़ा था, तो राजस्थान में टिड्डियों ने सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुँचाया था। आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर थोड़ा सा जो टिड्डी चेतावनी संगठन है, इस संगठन के बारे में देख लेते हैं। इस संगठन से प्रश्न बन सकता है। तो जो टिड्डी चेतावनी संगठन है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अधीन आने वाले, मतलब ये जो मंत्रालय, इसके अधीन एक विभाग है जिसका नाम है वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय। तो इसके अधीन आने वाली टिड्डी चेतावनी संगठन जो है, यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार संस्था है। अब यदि इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है वह हरियाणा के फरीदाबाद में। पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ना ही राजस्थान में है, ना ही गुजरात में, बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद में है।
आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय, या इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, या शॉर्ट में कहें तो UNODC। अब यह चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में आया इसलिए आया कि हाल ही में UNODC अर्थात संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय ने सिंथेटिक ड्रग्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण, जो इस समय पूरे विश्व में अधिकांश देशों में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के कारण अवैध ड्रग्स की बरामदगी में भले ही कमी आई, परंतु इसकी आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि बरामदगी में इसलिए कमी आई है क्योंकि सारी सरकारों का जो मेन फोकस है वो इस महामारी से निपटने में है। जितनी भी पुलिस व्यवस्था है वो इत्यादि जो है उसको महामारी से निपटने में लगाया गया है। तो इसलिए ये जो अवैध ड्रग्स की बरामदगी जो है इसमें कमी आई है, परंतु इनकी आपूर्ति में कोई कमी नहीं दर्ज की गई। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में एफेटेमिन टाइप स्टिमुलेट्स, या इसको शॉर्ट में कहें तो ATS की बरामदगी, या एक ड्रग्स है, तो इसकी बरामदगी अत्यधिक हुई, जिसके निम्न कारण। कौन से कारण इसकी अत्यधिक बरामदगी? पहला जो कारण है वह है गोल्डन ट्रायंगल से लेकर के बांग्लादेश और भारत के कुछ क्षेत्रों में मेन्थमफेटामाइन की तस्करी में वृद्धि हुई है। अब यहाँ गोल्डन ट्रायंगल क्या है? तो गोल्डन ट्रायंगल को समझ लीजिए। गोल्डन ट्रायंगल वह क्षेत्र है जहाँ पे थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं, जो रूक और मेकांग नदियाँ हैं, इन नदियों के संगम पर मिलती हैं। तो इस प्रकार ये जो तीनों क्षेत्र हैं मिलकर के एक ट्रायंगल की तरीके से बनाते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो ड्रग्स का उत्पादन किया जाता है, या जिनसे ड्रग्स बनता है उन पौधों की खेती की जाती है, और यहाँ से पूरे विश्व में जो है वो ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो ये परीक्षा पूछा जाए कि गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है, तो यह ड्रग्स के अवैध व्यापार से संबंधित है। तथा यह जो गोल्डन ट्रायंगल है यह दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्र तथा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नशीले पदार्थों की आपूर्ति हेतु सबसे पुराने मार्गों में से एक है यह गोल्डन ट्रायंगल। अब हम लोग यह जो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिसने यह रिपोर्ट जारी की थी, इसके बारे में देख लें। तो यह जो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है, यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक कार्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम या UNDCP तथा संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग, या इंग्लिश में कहें तो क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन CPCJD के संयोजन से की गई थी, तथा इसकी स्थापना जो है वो दवा नियंत्रक और अपराध निवारण कार्यालय अर्थात ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन के रूप में की गई थी। और इसका नाम वर्ष 2002 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम अर्थात UNODC कर दिया गया। यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। और इसी के साथ एक संस्था और आती है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, या शॉर्ट में कहें तो INCS। तो यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण अभिसमयों या जो कन्वेंशन होते हैं उनके कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र एवं अर्ध न्यायिक निगरानी निकाय है। इसकी स्थापना नारकोटिक्स ड्रग्स कन्वेंशन जो कि आपका वर्ष 1961 में हुआ था, तो इस कन्वेंशन के अनुसार वर्ष 1968 में इस इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। और इसका भी सचिवालय कहाँ है? इसका भी सचिवालय आपके ऑस्ट्रिया के वियना में है। आगे चलते हैं, अगला है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस के महाप्रबंधक SS राजेश्वरी को दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए चयनित किया गया है। अब इन्होंने किसको चयनित किया है यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है और यह कार्य क्या करता है और इसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो हम इस संस्था के बारे में बात करते हैं, बैंक ऑफ बोर्ड ब्यूरो। तो यह देश के बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन द्वारा एक्सिस बैंक के पूर्व अध्यक्ष PJ नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो PJ नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर 28 फरवरी 2016 को भारत सरकार ने ब्यूरो अर्थात यह जो BBBBB है इसके गठन को और इसकी संरचना की घोषणा की थी।
तो इस प्रकार याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि बैंक ऑफ बोर्ड ब्यूरो इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो पीजे नायक समिति की सिफारिश पर वर्ष 2016 में की गई थी। तथा यह जो BB है, इसने आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2016 से कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बम्बई में है। तो याद रखिए कि दिल्ली में नहीं बल्कि बम्बई में है। अब यदि इसके कार्यों की बात करें कि यह कार्य क्या करता है, तो पहली चीज़ कि यह एक स्वायत्त संस्तुतिकर्ता संस्था के रूप में कार्य करता है। मतलब यह विभिन्न चीज़ों पर सरकार को संस्तुति देने का कार्य करता है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अर्थात पब्लिक सेक्टर बैंक्स और वित्तीय संस्थाओं अर्थात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के निदेशक मंडल, जिसमें पूर्णकालिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल होते हैं, तो इस निदेशक मंडल की नियुक्ति हेतु जो है वो सरकार को सुझाव देने का कार्य इस बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उनके अधिकारियों तथा निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन संबंधी जो डेटा होता है, इस डेटा का डेटा बैंक बनाना और इसे सरकार के साथ साझा करना भी इसका कार्य है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रबंधकीय कर्मियों हेतु नीति और आचार संहिता बनाने तथा इसे लागू करने के संबंध में सरकार को परामर्श देने का कार्य भी इस बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही बैंकों को व्यापार कारोबार की रणनीति बनाने और पूंजी जुटाने की योजना में सहायता प्रदान करना भी इसका कार्य है। तो इस प्रकार से कई सारे कार्य इस बोर्ड के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं खीर भवानी मेला के संबंध में। तो खीर भवानी मेला चर्चा में क्यों आया, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में इस वर्ष जो 30 मई 2020 को आयोजित होने वाला जो वार्षिक खीर भवानी मेला था, इसको कोविड-19 महामारी के कारण जो जम्मू कश्मीर का जो धर्मार्थ ट्रस्ट है इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो हम थोड़ा सा खीर भवानी मेले के संबंध में बात कर लेते हैं। तो यह त्यौहार जो है खीर भवानी मेला, यह देश भर के लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों के साथ विशेष रूप से जो कश्मीरी पंडित समुदाय हैं उनके द्वारा गांदरबल जिले के प्रसिद्ध राग्याणा देवी मंदिर में मनाया जाता है। किस मंदिर में, राग्याणा देवी मंदिर में मनाया जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से माता खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मंदिर राग्याणा देवी मंदिर है, इन्हें माता खीर भवानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो ज्येष्ठ अष्टमी का जो दिन होता है, इस दिन इसको मनाया जाता है। तथा यहाँ पर जो खीर का मतलब है, जो खीर शब्द का तात्पर्य है, वह है चावल के हलवे से, जो बसंत ऋतु में देवी को खुश करने के लिए इनको चढ़ाया जाता है या अर्पित किया जाता है। तथा खीर भवानी मेला जो है यह कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। और यह यहाँ देखा गया है कि जो खीर भवानी मंदिर के जो चारों ओर झरने का जो पानी का रंग है, वो कश्मीर घाटी की मौसमी परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ अपना रंग बदलता रहता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जलवायु परियोजनाओं, जल विद्युत परियोजनाओं एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के संबंध में। तो यह विशेषकर MP स्पेशल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हुआ क्या है कि ऊर्जा वित्त निगम अर्थात पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस शॉर्ट में कहें तो PFC, इसने मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता वाली पन बिजली परियोजनाओं एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब थोड़ा सा ऊर्जा वित्त निगम या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में यदि देखें, पूछा जा सकता है कि ऊर्जा वित्त निगम के बारे में। तो ऊर्जा वित्त निगम जो है यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और यह भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, NBFC। तो यह याद रखिएगा, कथन के रूप में दे सकता है कि यह ऊर्जा वित्त निगम यह एक NBFC है, तो सत्य हो जाएगा कि हाँ यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तथा यह जो नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है, यह मध्य प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। और इस समझौते के तहत जो वित्त पोषित की जाने वाली कुछ प्रमुख जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे कि इस समझौते के तहत बशनिया बहुउद्देशीय परियोजना डिंडोरी को, चिंकी बोरस बहुउद्देशीय परियोजना नरसिंहपुर रायसेन होशंगाबाद, शक्कर पेंच लिंक नरसिंहपुर छिंदवाड़ा परियोजना को, दूधी परियोजना छिंदवाड़ा होशंगाबाद इत्यादि को जो है फंडिंग की जाएगी। आगे बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। तो यह जो दिवस है प्रत्येक वर्ष 29 मई को
मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम अर्थात 2020 की जो थीम है वह है वोमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। तो थीम याद रखिएगा और किस तारीख को मनाया जाता है। तो थीम पूछा जा सकता है वोमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। और इस वर्ष की यह जो थीम है कि वोमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, यह थीम महिला शांति एवं सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1325 को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करती है। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वह शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उन्हें सम्मान प्रदान करना है। तथा कुछ अन्य चीज़ें देखें तो जो पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन था, यह 29 मई 1948 को गठित किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की एक छोटी टुकड़ी की तैनाती को अधिकृत किया था। तब इस पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को स्थापित किया गया था या गठित किया गया था। तथा यह जो दिवस मनाया जाता है, यह दिवस प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2003 से। तो वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। तथा यह जो जितने भी शांति मिशन होते हैं ये सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत होते हैं। तथा संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के लिए जो वित्तीय संसाधन है, इनको जुटाने की जो सामूहिक जिम्मेदारी है वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की होती है। तथा जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र जो है उसे वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से का, मतलब उनका जो शेयर है उस शेयर का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। तो यहाँ पर याद ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि स्वैच्छिक है, बल्कि वो बाध्य है। यदि आप सदस्य हैं तो आपको फंडिंग करनी पड़ेगी। तथा संयुक्त राष्ट्र के शांति जो रक्षक होते हैं, इसमें पुलिस अधिकारी, सैनिक और नागरिक कर्मी इत्यादि शामिल हो सकते हैं। मतलब नागरिक कर्मी मतलब जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए जो कर्मी होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तथा संयुक्त राष्ट्र का जो यह शांति सेना है, यह संघर्ष से युक्त जो देश होते हैं उन देशों में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद करती है। तथा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन का जो आरंभ है वर्ष 1948 में किया गया था। और इसने अपने पहले मिशन में वर्ष 1948 में ही अरब इजराइल के दौरान जो युद्ध विराम का पालन था उसको कराने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1948 में ही अरब इजराइल का युद्ध भी होता है। तथा यह जो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन है, ये 3 बुनियादी सिद्धांतों का पालन करता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, यदि मेंस वगैरह में भी है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो 3 सिद्धांत कौन है इसके? पहला है शामिल सभी पक्षों की सहमति का ख्याल रखना। कोई भी निर्णय जो है उसमें सभी शामिल पक्षों की सहमति का ख्याल रखते हुए किया जाएगा। दूसरी चीज़, शांति व्यवस्था कायम रखने के दौरान निष्पक्ष बने रहना। मतलब यह जो संस्था है, यह जो मिशन होगा वो निष्पक्ष रहेगा। तथा तीसरी चीज़, आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा किसी भी स्थिति में बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल 2 ही कंडीशन में आप बल प्रयोग कर सकते हैं, एक आत्मरक्षा और दूसरा जनादेश की रक्षा के लिए। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वीर सावरकर जयंती के संबंध में। तो वीर सावरकर की जयंती जो है यह 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर दामोदर दास सावरकर की जयंती मनाई गई है। अब थोड़ा सा हम लोग वीर सावरकर के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य से जुड़े हुए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वीर सावरकर जो है इधर पिछले काफ़ी समय से चर्चा में रहे। मतलब कह सकते हैं कि 2019-2020 में ये चर्चा के केंद्र में रहे हैं। तो इनसे प्रश्न बन सकता है, तो इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक बार हमें देख लेना चाहिए। तो वीर सावरकर का जो पूरा नाम है, या इनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर था। और इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था। तथा सावरकर जो हैं ये इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े हुए थे। एवं इन्होंने अभिनव भारत, जिसकी स्थापना जो है 1904 में नासिक में, पहले एक संगठन था मित्र मेला, उसकी भी स्थापना 1904 में हुई थी। तो मित्र मेला को बाद में अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था। मित्र मेला एक तरीके की सांस्कृतिक संस्था थी जो गणेश उत्सव वगैरह मनाने के लिए स्थापित की गई थी, और यह जो थी एक तरीके से गुप्त संस्था थी अभिनव भारत। तो अभिनव भारत और जो फ्री इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तथा वीर सावरकर के द्वारा वर्ष 1909 में लिखी गई जो इनकी पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसमें इन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि वर्ष 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, या 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष था, या जो विद्रोह था 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला भारतीय जन विद्रोह था, अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था इनके अनुसार।
तथा वर्ष 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस जो कि लंदन में स्थित था, इसके साथ संबंधों के चलते इनको गिरफ्तार किया गया था। मेनली इनको जो गिरफ्तार किया गया था वो नासिक षड्यंत्र केस में इनके शामिल होने के साक्ष्य के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। यह जो नासिक षड्यंत्र केस था यह 1909 में हुआ था तथा वर्ष 1911 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 50 वर्ष के कठोर कारावास, 50 वर्ष या कह सकते हैं आजीवन कारावास के कठोर कारावास की सजा सुनाकर इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित काला पानी जेल में डाल दिया गया था। लेकिन वर्ष 1921 में इन्हें रिहा कर दिया जाता है और वर्ष 1923 में इन्होंने हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की और अपने व्याख्या में इन्होंने कहा कि भारत केवल उन्हीं लोगों का है जो इसे पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं। इसके अलावा वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो ये पूछा जाए कि वीर सावरकर ने किस पुस्तक में टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो हिंदुत्व नामक पुस्तक में किया था, जिसमें इन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग राष्ट्रों की होनी चाहिए। मतलब इन्होंने दो अलग अलग राष्ट्रों की बात कही थी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए। और इनकी इस बात को ही, ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, इसको वर्ष 1937 में हिंदू महासभा ने एक संकल्प के रूप में पारित किया था। यदि हिंदू महासभा की बात करें तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में की गई थी। आगे देखें तो सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की थी तथा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन या जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं और यह 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया और बाद में भारत के विभाजन पर कांग्रेस की स्वीकृति पर आपत्ति जताई तथा इन्होंने एक देश में दो राष्ट्रों के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था, जिसको माना नहीं गया था। इसके बाद इनकी यदि मृत्यु की बात करें तो 26 फरवरी 1966 को सावरकर का निधन हो जाता है और वर्ष 2000 में अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर इसे जो हवाई अड्डा था इसका नाम बदल करके, पहले पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा था, इसका नाम बदल करके वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।